Hello students, welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners. जितने लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें। सो हाउस द जोश ऑफिसर्स, आ जाइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार डिजिटल वेंचर्स पर। ठीक है, तो जैसा कि भाई हमने आपसे वादा किया था कि भाई सीडीएस की प्रैक्टिस, खास तौर से जनरल स्टडीज की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो बॉटल नेक है, यही वो गोभी का फूल है, ना खाया जा रहा है, ना निगला जा रहा है, ना थूका जा रहा है। ठीक है, और जनरल स्टडीज आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा परेशानी देता है। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 10 सेट कराऊंगा जनरल स्टडीज के, हर मंडे, वेंसडे और फ्राइडे के दिन ये होते हैं। तो मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को मैं 3 सेट आपको लेता हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट्स हैं जो मैं आपको कराता हूं। मंडे, वेंसडे और फ्राइडे रात 9 बजे आपको डिजिटल वेंचर्स पर मिलते हैं। 3 सेट मैं करा चुका हूं, आज हमारा सेट नंबर 4 है। तो आज हम सेट नंबर 4 करेंगे। देखिए 25 क्वेश्चंस होते हैं हमारे हर सेट में, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, स्टैटिक जीके, सब कुछ होता है। तो सब कुछ मिला करके मैं आपके 25 क्वेश्चन कराता हूं। और मैंने आपको पहले भी कहा है, आज फिर कह रहा हूं कि अगर 13 से 15 नंबर आपके आते हैं 25 में, तो समझ लीजिएगा कि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर है। और अगर उससे कम मार्क्स आ रहे हैं तो समझ लीजिए अभी आपको और पढ़ाई की आवश्यकता है। ठीक है, अगर अभी तक डिजिटल वेंचर्स की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाइए और एंड्रॉयड के प्ले स्टोर से आप डिजिटल वेंचर्स की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर मात्र 99 रुपए से आप अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। डिजिटल वेंचर्स पे मिलती हैं आपको बड़ी शानदार चीजें, जैसे यहां पर टॉपर्स द्वारा लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं। यहां पर जो है एक ऐसी टेस्ट सीरीज मिलती है जहां पर कंप्लीट एनालिसिस होता है। हमारे यहाँ पीवाईक्यूज और करंट अफेयर्स आप डाउनलोड ही नहीं, साथ में टेस्ट के फॉर्मेट में उसे अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास आपको स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज मिलेंगे, जैसे पॉलिटी का कोर्स मैंने अभी लाइव कर दिया है डिजिटल वेंचर्स पर। आप जो हैं कैप्सूल कोर्स के अंदर जाकर के डिजिटल वेंचर्स का वीडियो कोर्स खरीद सकते हैं, पॉलिटी का, जो कि मात्र 299 रुपए में है। इसके साथ साथ हमारा जो एआई स्टडी प्लानर है, जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, आपके लर्निंग स्टाइल के आधार पर आपका एक स्टडी प्लान तैयार करता है, ये अभी हमारा अंडर डेवलपमेंट है। जल्दी ही हम इसे कुछ महीनों में लॉन्च कर देंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम सेट नंबर 4। तो सब लोग तैयार हैं? तो प्लीज मैं आपसे कहूंगा कॉपी पेन ले लीजिएगा, जहां पर क्वेश्चन सही करिएगा टिक लगा दीजिएगा, जहां गलत करिएगा क्रॉस कराइएगा, जहां स्किप करिएगा वहां पर डैश लगा दीजिएगा। और 13 से 15 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तभी आपको समझ लीजिएगा एग्जाम के लिए आप बढ़िया तैयार हैं। ठीक है, और क्लास खत्म होने के बाद जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, ये देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स आर करेक्ट? निम्नलिखित में से 42वें संवैधानिक संशोधन से संबंधित कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मैंने थोड़ा सा ट्रिकी बनाया हुआ है। इट एडेड द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर टू द प्रियम्बल। इससे प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। इट ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द यूनियन लिस्ट। इसने राज्य सूची से संघ सूची में विषयों को स्थानांतरण किया। इट मेड प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इससे राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह से बाध्य किया। 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 बहुत ही ऐतिहासिक है।
और आप जानते हैं इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जब हमारे देश में 1975 से 1977 की इमरजेंसी लगी थी, उस दौरान इसे लाया गया था। तो बिल्कुल सही है बेटा कि इसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी 3 शब्द जोड़े गए थे। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब यह है कि ये स्टेटमेंट, ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, इट ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द यूनियन लिस्ट। तो मैं आपको बता दूं कि 42वें संवैधानिक संशोधन में 5 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिन्हें स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर किया गया था, ना कि स्टेट लिस्ट से यूनियन लिस्ट में। यह स्टेटमेंट गलत हो गया। तो स्टेट लिस्ट से जो है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में ट्रांसफर हुए थे, यूनियन लिस्ट में नहीं हुए थे। मतलब दूसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गया। तो देखिए आपका आंसर अपने आप ही सामने आ गया, 1 एंड 3 आर करेक्ट। इट मेड प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल सही है। क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने यह लगाया था 42वां संवैधानिक संशोधन, तो उन्होंने ऐसे कानून बनाए और कहा कि भैया राष्ट्रपति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करना मैंडेटरी है। मतलब राष्ट्रपति जो हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ही इज बाउंड टू फॉलो देम। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which ruler constructed the grand Anikat Kallanai on the Kaveri river? कावेरी नदी पर ग्रैंड एनिकट कल्लनाई किस शासक ने बनवाया था? ये एक बड़ा फेमस डैम है जिसे कल्नाई डैम कहा जाता है, और ये एंशिएंट हिस्ट्री का बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इसे राज राजा चोला ने, करिकल चोला ने, कृष्णदेव राया ने या पुलाकेशिन द्वितीय ने बनवाया था? तो कावेरी नदी पर ग्रैंड एनिकट, जिसे हम कल्लनाई कहते हैं, वो कावेरी रिवर पर किसने बनवाया था? ये बहुत ही फेमस जो है डैम है, और इसे चोला डायनेस्टी के राजा, जिनका नाम था करिकल चोला, उनके द्वारा बनाया गया था। करिकल चोला इज द राइट आंसर। ठीक है, ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और आप जानते हैं कि ओल्डेस्ट वाटर डाइवर्जन स्ट्रक्चर स्टिल इन यूज, जो आज भी इस्तेमाल होता है। एंशिएंट हिस्ट्री से साउथ इंडियन एम्पायर से क्वेश्चन आप देखेंगे यूपीएससी ने पूछना ज्यादा कर दिया है। ठीक है, अभी हमारे यहाँ थोड़े से ट्रेंड में बदलाव हुए हैं। मिडिवल हिस्ट्री के पोर्शन को कम किया जा रहा है, एंशिएंट में खास तौर से जो हमारे साउथ इंडियन एम्पायर्स हैं उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मॉडर्न तो एज यूजुअल इंपॉर्टेंट हमेशा की तरह रहता ही है। ठीक है, देखिए भूगोल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रीगर सॉइल? रीगर मिट्टी में कौन सी विशेषताएं होती हैं? हाई मॉइस्चर रिटेंशन, रिच इन फॉस्फेट्स, गुड फॉर कॉटन कल्टीवेशन। देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रीगर सॉइल की अगर हम बात करते हैं, जिसे बच्चों हम लोग ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, रीगर सॉइल कह लीजिए या इसे हम लोग ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, ये हमारे देश में सबसे ज्यादा डेक्कन प्लेटू वाले एरिया में पाई जाती है। जो हमारे देश का जो डेक्कन प्लेटू है वहां पर सबसे ज्यादा रीगर सॉइल पाई जाती है, और ये सॉइल जो होती है वो कैश क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी होती है। देखो बेटा दो तरह के क्रॉप्स होते हैं, एक फूड क्रॉप्स होते हैं, कैश क्रॉप्स होते हैं। क्रैश क्रॉप्स जिन्हें हम नगदी फसलें कहते हैं। फूड क्रॉप्स वो होते हैं जिन्हें किसान इसलिए उगाता है ताकि वो अपना पेट भर सके, और कैश क्रॉप्स किसान इसलिए उगाता है ताकि मार्केट से पैसा कमा सके। जैसे कि कॉटन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, टबैको हो गया, कॉफी हो गई, ये सब क्या है? हमारे कैश क्रॉप्स होते हैं, जो कि डेक्कन वाले एरिया में काफी पॉपुलराइज्ड हैं। जाहिर सी बात है डेक्कन वाले एरिया में जो है हाई मॉइस्चर रिटेंशन, बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन बेटा ये फॉस्फेट्स में अच्छे नहीं होते हैं, दे आर वेरी डेफिशिएंट इन फॉस्फेट। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाएगा, 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, जल्दी देखिएगा। तो रीगर ब्लैक सॉइल रिटेन्स मॉइस्चर एंड सपोर्ट्स कॉटन बट इट इज पुअर इन फॉस्फेट्स। तो फॉस्फेट्स में जो है बच्चों ये पुअर माना गया है, तो फॉस्फेट्स में जो है ये अच्छा नहीं होता है।
ठीक है, आगे नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4, विच इकोनॉमिस्ट गेव द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज? तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था? कंपैरेटिव एडवांटेज ये बड़ा अच्छा है। कंपैरेटिव एडवांटेज ये इकोनॉमिस्ट कौन थे जिन्होंने थ्योरी दी थी? एडम स्मिथ थे, डेविड रिकार्डो थे, जेएस मिल थे या कीन्स थे? तो बेटा ये देखिएगा, कंपैरेटिव एडवांटेज बड़ी अच्छी थ्योरी थी। इसमें कहा गया कि जिस चीज में आपको ज्यादा प्रॉफिट है उसको आप देश में बनाइए, बाकी चीजें आप जो हैं वो ट्रेड करिए, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करिए, ठीक है। तो जो चीजों में आप ज्यादा स्ट्रांग है उसे देश में बनाइए। तो ये कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी जो है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 ये राइट आंसर है, डेविड रिकार्डो द्वारा दी गई थी। सो डेविड रिकार्डो नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने दिया था कंपैरेटिव एडवांटेज एक्सप्लेनिंग ट्रेड ट्रेड बिटवीन नेशंस। तो उन्होंने कहा कि जहां पर जो चीजों में आप बहुत स्ट्रांग नहीं है उनकी ट्रेड करिए, और जो चीजों में आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है उसको देश में बनाइए, बाकियों का ट्रेड करिए, ठीक है। डेविड रिकार्डो ने, ये इकोनॉमिक्स का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में रजिया सुल्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शी वॉज द ओनली फीमेल रूलर टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। वह दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठने वाली एकमात्र महिला शासक थी। शी वॉज अपॉइंटेड एज हर हायर बाई हर फादर इल्तुतमिश बाई पासिंग हर ब्रदर्स। उन्हें उनके पिता इल्तुतमिश ने अपने भाइयों के दरकिनार कर उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। शी लॉस्ट हर थ्रोन ड्यू टू अपोजिशन फ्रॉम द टर्किश नोबल्स, जिन्हें चलंगानी कहते हैं। उन्होंने तुर्की सुरदारों चलंगानी के विरोध के कारण अपना सिंहासन खो दिया था। अब कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है? देखिए बच्चों, होता क्या है कि 1236 में इल्तुतमिश की मौत होती है। अब इल्तुतमिश के सारे बेटे नाकारा थे, तो इल्तुतमिश ने क्या किया कि अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। बिल्कुल सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है। हम सबको मालूम है कि रजिया सुल्तान इज द ओनली फीमेल रूलर जिन्होंने शासन किया था। यह भी सही है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। अब शी लॉस्ट हर थ्रोन ड्यू टू अपोजिशन फ्रॉम द टर्किश नोबल्स। अब होता क्या है कि इल्तुतमिश ने टर्की के 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया था वफादारों का, जिन्हें तुर्काने चलंगानी कहते थे। अब होता क्या है कि तुर्काने चलंगानी नहीं चाहता था कि एक महिला जो है वो थ्रोन पर बैठे। हालांकि रजिया सुल्तान को दिल्ली के लोगों ने बहुत प्यार दिया और राजा तो बन गई, लेकिन रजिया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह बहुत बढ़ गया, जिसमें एक भटिंडा का गवर्नर हुआ करता था अल्तूनिया, उसने बहुत विरोध किया था। बाद में उसने रजिया सुल्तान से शादी भी की, और रजिया के साथ वो दिल्ली आ रहा था, तभी रजिया के भाई बहराम शाह ने हरियाणा के कैथल के पास उनके ऊपर आक्रमण करके उन दोनों की हत्या कर दी थी, ठीक है। तो बिल्कुल सही है कि तुर्किश लोग उन्हें नहीं चाहते थे। सो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। आपने सुना होगा ना बड़ा फेमस कहावत, रजिया फंस गई गुंडों में, ठीक है। हाँ जी, तो रजिया फंस गई थी भैया गुंडों में, क्योंकि भैया ये लोग नहीं चाहते थे कि रजिया शासन करें। 1 2 एंड 3। What is the primary function of the Golgi apparatus in a cell? किसी कोशिका में गोल्गी उपकरण का मुख्य कार्य क्या है? भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बायो का क्वेश्चन है। गोल्गी apparatus जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, एनर्जी प्रोडक्शन है, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स है, या डीएनए रेप्लिकेशन है। गोल्गी एपरेटस का क्या काम है? भाई सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं ना, जैसे सेल वॉल होती है, मेम्ब्रेन होता है, गोल्गी एपरेटस होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि गोल्गी एपरेटस जो है उसका काम क्या है? तो गोल्गी एपरेटस का काम जो होता है वो मॉडिफिकेशन एंड द पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। देखिए, तो मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन। अब निजाम देखिए कितना बड़ा है
कि एक सेल के हमारे अंदर भी ऑर्गन्स हैं, वैसे ही सेल के अंदर भी ऑर्गन्स होते हैं। अब आप सोचिए कि सेल इतना छोटा है कि हम उसे देख नहीं सकते, और हमारी बॉडी बिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है। अगर एक सेल में भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो हमें कोई भी डिफेक्ट हो सकता है। सो मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स, ये है मेजर काम आपका गोल्गी apparatus का। मॉडिफाई सॉर्ट्स एंड पैकेजेस प्रोटीन फॉर सिक्रीशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए जो मूल कर्तव्यों से संबंधित हैं। दे वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट। They are non-enforceable by courts. Originally, the Constitution had 10 fundamental duties. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो भाई, हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी और इंदिरा गांधी जी चाहती थी कि देश के लोग कंट्रोल में रहें। फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह जो है ना बेटा, ये वैसे भी डेमोक्रेटिक कंट्री का कंसेप्ट था ही नहीं दुनिया में। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये सब आपके जो वैसे देश होते थे, कम्युनिस्ट कंट्रीज होती जैसे यूएसएसआर हो गया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, उन सब देशों में फंडामेंटल ड्यूटीज पाई जाती थी। भाई डेमोक्रेसी में जनता सुप्रीम है, तो जब जनता सुप्रीम है तो कोई भी चीज जनता के ऊपर इम्पोज आप नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? तो कोई भी चीज जनता के ऊपर इम्पोज नहीं हो सकती। इसीलिए आप देखेंगे कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट ही नहीं रहा, सिवाय दो ऐसे देशों को छोड़कर जिसमें भारत और जापान शामिल है। सो इंडिया और जापान दो ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री हैं जहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट होता है, बाकी फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट ही नहीं है। तो बेसिकली अगर बताऊं तो इसे यूएसएसआर से इंस्पायर्ड होकर लिया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन की थी, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा था कि 8 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े जाएं। भारत सरकार ने ओरिजिनली 10 जोड़ी थी, अभी जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कि 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जोड़ी गई, ठीक है। 42 अमेंडमेंट एक्ट में आया था, बिल्कुल सही है। दे आर नॉन एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि बच्चों फंडामेंटल राइट्स जैसे हैं वो एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ हैं, लेकिन ड्यूटीज जो हैं ये एक तरह की मॉरल ड्यूटीज हैं, नैतिक जिम्मेदारियां हैं। पालन किया तो ठीक, नहीं किया तो कोई बात नहीं। तो बेटा राइट आंसर जो है यहाँ पर डी हो जाएगा, सरकारी ऑप्शन, जिसे हम कहते हैं ऑल आर करेक्ट, ठीक है। तो पहला, दूसरा और तीसरा सारे के सारे सही हैं। द कवच सिस्टम यूज्ड इन इंडियन रेलवेज इज रिलेटेड टू। भारतीय रेलवे में प्रयुक्त कवच प्रणाली किससे संबंधित है? पैसेंजर रिजर्वेशन, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग एंड कोलिजन अवॉइडेंस, ट्रेन शेड्यूलिंग या फ्रेट लॉजिस्टिक्स। अभी पिछले 2 सालों में आप देखेंगे हमारी भारतीय रेलवे जो है वो काफी सारे हादसों से गुजर रही है, और बहुत सारे मेजर हादसे पिछले 2 सालों में होते हुए दिखाई दिए हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और बेसिकली आजकल मेन प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं कि दो ट्रेनें जो हैं आमने सामने एक दूसरे के आ जा रही हैं एक ही सिंगल ट्रैक पर। तो एक ही सिंगल ट्रैक पर दो ट्रेनें आपस में आमने सामने आ जा रही हैं, या एक ट्रेन खड़ी है पीछे से किसी दूसरे ने उसे मार दिया। इसीलिए अब हमारे यहाँ एक सिस्टम लाया जा रहा है जिसे कवच कहते हैं। अब कवच क्या है? एंटी कोलिजन सिस्टम है। जब दो ट्रेनें एक ही उस पर होंगी ट्रैक पर, और उनके बीच में डिस्टेंस अगर 300-400 मीटर कुछ ऐसा है वो रहेगा, तो वो तुरंत जो है ऑपरेशनलाइज्ड हो जाएगा और ट्रेनों को रोक देगा ताकि कोलिजन ना हो। तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग एंड एंटी कोलिजन, ठीक है, हाँ जी। कोलिजन अवॉइडेंस के लिए बेटा ये बनाया गया है, बहुत शानदार है। कवच सिस्टम इंडियन रेलवेज में रिसेंटली इसे इंडक्ट करने की बात की गई हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा, ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एज द फाउंडिंग मेंबर्स। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के संस्थापक सदस्य देशों में निम्नलिखित कौन से देश शामिल हैं? इंडिया, ब्राजील, यूएसए, जल्दी बताइएगा। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, भैया देखो अब हो क्या रहा है ना बेटा दुनिया भर में। अब क्या है कि देखो सबने पेरिस कॉन्फ्रेंस में सबने कहा तो था कि भाई पेरिस कॉन्फ्रेंस में सबने कह दिया कि भाई हाँ हम जो हैं दुनिया में प्रदूषण कम करेंगे। प्रदूषण कम करने के लिए लेकिन भैया आपको एक्शन लेने पड़ते हैं। तो एसडीजीज के बारे में आपने सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसमें क्लाइमेट चेंज भी एक
बहुत बड़ा मैटर है। क्लाइमेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है क्लाइमेट चेंज की, जो हमारे फ्यूल हैं, खासतौर से फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला है, जब ये जलता है तो बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में जो है प्रदूषण फैलाता है। तो अब ऐसे फ्यूल्स की तलाश की जा रही है, ऑल्टरनेट फ्यूल्स की, जिससे कि प्रदूषण ना हो। ठीक है बच्चों, और इसके लिए बायोफ्यूल्स की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह की जगह हम ऐसे फ्यूल्स को ढूंढ रहे हैं, जैसे विंड एनर्जी है, जियोथर्मल है, सोलर है, इस तरह की एनर्जी पे बात हो रही है। और इसके लिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया गया है, जो 3 देशों ने मिलकर बनाया है, जिसमें भारत, ब्राजील और यूएसए। बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। ऑल आर करेक्ट। आपने बना तो दिया है, लेकिन भैया हमारे डोनाल्ड ट्रम्प बाबू का कोई भरोसा तो है नहीं, है ना। कल को वो कहेंगे कि हमें इस ग्रुप में नहीं रहना है ना भैया। डोनाल्ड ट्रम्प बाबू का तो कोई भरोसा तो है नहीं, वो कभी भी कुछ भी बकते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं यहां तक। नेक्स्ट, with reference to the ancient Indian mathematics consider the following statements। प्राचीन भारतीय गणित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए टेढ़ा क्वेश्चन है। The earliest recorded use of zero as a numeral is found in an inscription at the Chaturbhuj temple, Gwalior, dated 9th century CE। शून्य को अंक के रूप में प्रयोग करने का सबसे पुराना प्रमाण 9वीं शताब्दी ईस्वी के ग्वालियर स्थित चतुर्भुज मंदिर के शिलालेख में मिलता है। अच्छा, आर्यभट्ट was the first to define zero as a number and give rules for arithmetic operations involving it। आर्यभट्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शून्य को एक संख्या के रूप में परिभाषित किया और इसके साथ गणितीय क्रियाओं का नियम दिए। ब्रह्मगुप्त, जिसका नाम था ब्रह्मा गुप्ता की ब्रह्मा सुधन्वता, प्रोवाइड द अर्लीस्ट नोन सिस्टमैटिक रूल्स फॉर ऑपरेशंस विद जीरो। ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सुधन्वतांत में शून्य के साथ गणितीय क्रियाओं को सबसे पुराने व्यवस्थित नियम मिलते हैं। कौन सा स्टेटमेंट यहां पर देखो सही है? तो आर्यभट्ट जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जीरो डिफाइन किया। ये बेटा गलत स्टेटमेंट है, यहां पर दूसरा स्टेटमेंट यहां पर नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा नहीं होगा तो राइट आंसर देखिए अपने आप आ गया 1 और 3। इसे कहते हैं द ग्रेट एलिमिनेशन मेथड। स्कोर लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। आपको आंसर नहीं आता था हो सकता है इसका, लेकिन एक आपने गलत पकड़ लिया, आपने आंसर कर दिया। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट 2 गलत है। क्यों? आर्यभट्ट यूज्ड अ प्लेस वैल्यू सिस्टम बट डिड नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइन जीरो एज द नंबर और गिव इट्स अरिथमेटिक रूल्स। ठीक है, तो आर्यभट्ट यूज्ड अ प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो आर्यभट्ट ने प्लेस वैल्यू सिस्टम निकाला था, लेकिन कभी भी उन्होंने एक्सप्लिसिटली जीरो को डिफाइन नहीं किया एज अ नंबर और उसकी कोई अरिथमेटिक रूल्स नहीं दिए थे। ठीक है, राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा। आहा, क्या बात है, एक और भारी क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। कंसिडर द फॉलोइंग। 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में लिखित विचार करें। अब देखो, आपको मालूम है कि भैया 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया था। इट इंसर्टेड आर्टिकल 15(6) एंड 16(6) टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस इन हायर एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसने उच्च शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े। The reservation for EWS is in addition to existing 50% ceiling on reservation laid down by the Supreme Court। EWS के लिए आरक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मौजूदा 50% की सीमा से अतिरिक्त है। Only person belonging to communities already eligible for reservation under SC, ST and OBC category can avail EWS reservation benefits। केवल वे लोग जो पहले ही SC, ST और OBC श्रेणियों के अंतर्गत आरक्षण के पात्र हैं EWS का लाभ उठा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो भैया देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको कुछ भी करना है, आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब एक बात बताओ, जब एससी, एसटी और ओबीसी, भाई एससी के लिए 15, एसटी के लिए 7.5 और ओबीसी के लिए आपका 27,
तो जब इतना ही आरक्षण है तो भैया ईडब्ल्यूएस में फिर और क्यों लोगे? तो ईडब्ल्यूएस जो है बेटा वो जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। सो ईडब्ल्यूएस जो है वो जनरल वालों में आता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तीसरा तो होगा ही नहीं, तीसरा होगा नहीं, आंसर देखो 1 और 2 हो गया, बिल्कुल सही है। तो भैया पहले ही तुम्हें एससी एसटी ओबीसी मिल रहा है, तो अब दोबारा ईडब्ल्यूएस भी क्यों लोगे? ठीक है, हाँ जी। सो तीसरा स्टेटमेंट यहां गलत है, ओनली टू पर्सन नॉट कवर्ड अंडर एससी एसटी ओबीसी, ठीक है। तो जो एससी एसटी ओबीसी नहीं है उनके लिए ईडब्ल्यूएस है, ठीक है मेरे भैया, हाँ जी। एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्व दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त करता है? गुजरात, केरला, तमिलनाडु और पंजाब, क्या बात है? तो कौन सा भैया, देखो पहली चीज अगर मानसून की बात करें, तो मानसून हमारे देश में आप देखिएगा, एक तो आता है साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, हाँ जी, जो दो तरफ से आता है, ये एक तो आता है बेटा आपका बे ऑफ बंगाल साइड से, एक अरेबियन सी साइड से। तो आप देखिएगा ये साउथ वेस्ट मानसून है, ठीक है, हाँ जी, ये साउथ वेस्ट मानसून है हमारे देश में। ये देखिए ऐसे जाता है और यूं निकल जाता है, ये जाता है ऐसे जाता है, ऐसे निकल जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये इधर भी आता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब मानसून हमारे देश में सितंबर अक्टूबर में लौटता है, तो उसे बेटा नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, इधर से आता है, और ये जब निकलता है ना, तो ये देखिए तमिलनाडु की कोस्ट पे टकरा जाता है, और इस वजह से यहाँ पर बारिश होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये बहुत पॉपुलर कंसेप्ट है कि तमिलनाडु का जो कोरोमंडल कोस्ट है वहां पे अक्टूबर रेनफॉल बड़ी प्रिविलेंट है, बाकी अक्टूबर में रेनफॉल भारत में नहीं होती है, लेकिन तमिलनाडु में आप देखेंगे अक्टूबर रेनफॉल काफी प्रिविलेंट है, ठीक है। अक्टूबर तो भारत में मानसून पूरी तरह से खत्म हो चुके होते हैं, इसीलिए आप देखेंगे अक्टूबर हीट होती है हमारे देश में। अब आप पूछेंगे सर ये अक्टूबर हीट क्या होती है, तो मैं आपको बताता हूं होता क्या है अक्टूबर हीट का मतलब। दरअसल जून जुलाई अगस्त सितंबर में बारिश होती है, तो भारत का जो पूरा का पूरा जमीन होती है वो गीली रहती है, लेकिन आप देखेंगे अक्टूबर में आसमान साफ हो जाता है। आसमान जब साफ होता है तो सूरज की रोशनी सीधे जमीन पर पड़ती है, जिसके वजह से जमीन जो है वो सूखने लगती है, सूखती है तो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन के वजह से एटमॉस्फेयर में गर्मी होती है। इसीलिए आप देखेंगे 1 से 15 अक्टूबर के बीच में आपको अच्छी खासी गर्मी महसूस होती है दोपहर के समय में, इसे बेटा अक्टूबर हीट कहते हैं। तो मानसून खत्म होने के बाद जब आसमान साफ हो जाता है ना, तो बेसिकली जमीन जब सूखती है साफ मौसम से, तो उससे इवेपोरेशन की वजह से गर्मी होती है, वो अक्टूबर हीट कहलाती है। तो तमिलनाडु में थोड़ा बहुत बारिश आपको कोरोमंडल कोस्ट पे मिलेगी नॉर्थ ईस्ट मानसून से, ठीक है, हाँ जी। तो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून कहलाता है, इसे आसान भाषा में हम रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं, ठीक है, हाँ जी। विद रेफरेंस टू द बारदोली सत्याग्रह कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, भाई साहब बेहतरीन बेहतरीन, बारदोली सत्याग्रह भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 15, 1928 के बारदोली सत्याग्रह संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। इट वाज लॉन्च टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू असेसमेंट बाय द बॉम्बे प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट, या बॉम्बे प्रेसिडेंसी सरकार द्वारा भू राजस्व आकलन में वृद्धि के विरोध में शुरू किया गया था। द मूवमेंट वॉज लेड बाई सरदार वल्लभ भाई पटेल हु लेटर अर्न द टाइटल ऑफ सरदार फ्रॉम द पीपल ऑफ बारदोली। इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जिन्हें बाद में बारदोली के लोगों ने सरदार की उपाधि दी। द बारदोली सत्याग्रह वॉज ऑफिशियली सपोर्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मर्ज इनटू द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट ऑफ 1930। बारदोली सत्याग्रह को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आधिकारिक समर्थन प्राप्त हुआ, यह 1930 के असहयोग आंदोलन शामिल हो गया था। कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखो भाई, बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहां पर सरदार की उपाधि दी गई थी, तो वो सरदार थोड़ी ना, सरदार का मतलब है लीडर की उपाधि दी गई थी, हाँ जी। तो मैं आपको बताऊं कि बारदोली सत्याग्रह जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सपोर्ट जरूर किया, लेकिन बारदोली जो है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट था, ठीक है। इसका आपका सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं था, मतलब ये भैया स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तीसरा तो होगा ही नहीं। 1 और 2 इसका राइट आंसर, ठीक है, हाँ जी।
1928 में हुआ था क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट, क्योंकि ये गुजरात में था और गुजरात आपको मालूम है बॉम्बे का ही हिस्सा हुआ करता था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ए है। ऐसे क्वेश्चन देखिए यूपीएससी पूछता है और आपको उसे फंसाता है, ठीक है, लेकिन आपको फंसने का नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया? संविधान में कौन सा भाग भारत की राजभाषाओं से संबंधित है? अरे यार ये तो बहुत ही लल्लू छाप क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत ही आसान है भाई, जल्दी बताओ भाई जल्दी ठीक है, ये तो आपको आना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं सर, ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस का जिक्र जो है वो भारतीय संविधान के भाग 17 में है। तो पार्ट 17 में जो है जिक्र किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेजेस का। हाँ जी, भारतीय संविधान के भाग 17 में आर्टिकल नंबर 343 से 351 के बीच, 343 से 351 के बीच में राजभाषाओं का वर्णन किया गया है। With reference to the electric capacitance, consider the following statement. विद्युतीय धारिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। The SI unit of capacitance is farad, which is equivalent to 1 coulomb per volt. धारिता की SI इकाई फराड है जो वोल्ट पर 1 कूलाम के बराबर होती है। Capacitance of parallel plate capacitor increases if the distance between the plates is increased, keeping the other factors constant. यदि समानांतर प्लेट्स संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए और अन्य कारक स्थिर रहें तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। इंसर्टिंग अ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स इंक्रीजेस इट्स कैपेसिटेंस। संधारित्र की प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक पदार्थ डालने से उसकी धारिता बढ़ जाती है। अच्छा जी भैया, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत बढ़िया, कौन सा स्टेटमेंट सही है? हाँ भाई देखो, अगर साइंस के स्टूडेंट हो, बीएससी बीटेक वाले स्टूडेंट हो भैया, ये तो क्वेश्चन बिल्कुल तुम चटाक से करोगे। क्यों? कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीज। अरे भैया ये तो बिल्कुल गलत जवाब है, ये बिल्कुल गलत है। तो भैया जब दूसरा गलत हो गया, लो, तो आंसर क्या हो गया? पहला और तीसरा बिल्कुल सही हो गया यहां पर देखिए। हाँ जी, स्टेटमेंट 2 कैपेसिटेंस जो है इंक्रीजिंग डिस्टेंस, ठीक है, डिक्रीजेस कैपेसिटेंस। हाँ जी, तो दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल निहायत ही गलत था भाई। हाँ जी, नेक्स्ट, द टर्म कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ इज नोटिफाइड अंडर विच एक्ट? तटीय विनिमय क्षेत्र CRZ किस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत अच्छा। कोस्टल रेगुलेशन जोन, द टर्म कोस्टल रेगुलेशन जोन इज नोटिफाइड अंडर विच एक्ट? तो कोस्टल रेगुलेशन जोन को नोटिफाई किया गया है अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। EPA, Environment Protection Act, CRZ rules are notified by the Ministry of Environment under the EPA, Environment Protection Act of 1986. Who among the following won the men's single title at Wimbledon 2025? बहुत आसान। आप जानते हैं कि टेनिस में, ठीक है, विंबलडन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो कार्लोस एल्कराज, नोवाक डोकोविक, जैनिक सिनर या जैनी मेडवेडेव, जल्दी बताइए। तो आपको मालूम है मेन सिंगल टाइटल विंबलडन, अगर आप लॉन्ग टेनिस की बात करते हैं तो 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। तो 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। हाँ जी, सबसे पहले होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हर साल जनवरी वगैरह में होता है। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन जो कि अप्रैल वगैरह में होता है। तीसरा होता है विंबलडन जो आपका जून में होता है। और चौथा यूएस ओपन जो कि आपका सितंबर में होता है। हाँ जी, फर्क क्या है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये कारपेट पे खेला जाता है,
फ्रेंच ओपन जो है ये रेड क्ले पे खेला जाता है। विंबलडन जो होता है घास पे खेला जाता है। यूएस ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, हाँ जी। इसे जीता है बेटा जैनिक सिनर ने। तो जैनिक सिनर ने अभी रिसेंटली विंबलडन 2025 का मेन सिंगल टाइटल जीता है। हाँ जी। विद रेफरेंस टू द इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर कंसीडर द फॉलोइंग। ओ बाय गॉड, इसे कहते हैं भाई साहब शानदार क्वेश्चन। हाँ जी, ये आ गया आर्ट एंड कल्चर का। भारतीय मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर इज एन एग्जांपल ऑफ नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर नागर शैली के मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है। द बृहदेश्वर टेम्पल एट थंजावुर रिप्रेजेंट द द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। द सन टेम्पल एट कोणार्क इज एन एग्जांपल ऑफ वेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। क्या बात है। तो आप देखेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर होते हैं ना, जैसे नागर स्टाइल है, हाँ आपका द्रविडियन स्टाइल है, आपका जो है वेसारा स्टाइल है। साउथ इंडिया में जाएंगे तो आपको द्रविडियन स्टाइल मिलेगी, वो बड़े से बेटा वो होते हैं, देखा नहीं है साउथ इंडियन टेम्पल्स बड़े डिफरेंट होते हैं। हाँ जी। तो भाई ये तो द्रविडियन स्टाइल पर है, बिल्कुल सही है। लिंगराज टेम्पल जो है भुवनेश्वर में नागर स्टाइल पर है। सन टेम्पल जिसे बेटा हाँ जी ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं, कोणार्क में, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट खासियत है, इसकी परछाई नहीं बनती है। हाँ जी, ये वेसारा स्टाइल में नहीं है बेटा, नागर स्टाइल में ही बना हुआ है। हाँ जी, ये भी नागर स्टाइल में ही बना है। 1 और 2 इज द राइट आंसर। तो 1 और 2 यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि वो वेसारा स्टाइल में नहीं है। ठीक है, हाँ जी, नागर स्टाइल है, नॉट विसारा स्टाइल। तो आर्ट एंड कल्चर के नोट्स पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम सूरज स्कीम लॉन्च इन 2025? अरे यार ये हिंदी वाला मैंने, ओ सॉरी, आई एम सॉरी, दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पे टाइप हो गया। हाँ जी। Key objective of the PM Suraj scheme to digitalize ration distribution, to provide affordable solar powered irrigation pumps, to provide financial assistance, हाँ जी, to SCs, OBCs and sanitation workers, हाँ जी, जल्दी बताइएगा। टू ट्रेन अनएम्प्लॉयड यूथ इन एआई इन रोबोटिक्स। तो हमारे देश में जो बेटा ये SC ST OBC सैनिटेशन वर्कर्स हैं, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकार देगी पीएम सूरज स्कीम के तहत। बिल्कुल सही है, राइट आंसर सी है। Prime Minister scheme for upliftment of rights of scheduled caste, OBC and sanitation worker provides credit and livelihood assistance। ठीक है, सो क्रेडिट एंड लाइवलीहुड असिस्टेंस सरकार प्रोवाइड कर रही है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया यूएई ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024। भारत यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 के बारे में निम्नलिखित विचार करें। इट वाज कंडक्टेड राजस्थान, ये राजस्थान में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, द एक्सरसाइज फोकस्ड ऑन अर्बन वॉरफेयर एंड द काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य शहरी युद्ध और आतंकवाद रोधी अभियानों पर केंद्रित था। इट इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन बोथ आर्मीज मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट्स। इसमें दोनों सेनाओं की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री इकाइयों ने भाग लिया था। कौन सा स्टेटमेंट सही है? डेजर्ट साइक्लोन, हाँ जी, ये डेजर्ट साइक्लोन थी, राजस्थान में हुई थी, बिल्कुल सही है। काउंटर टेररिज्म और इसमें मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया था। 1 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है। विद रेफरेंस टू द फंक्शंस ऑफ नीति आयोग कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 23। इट सर्व्स एज द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन 2015। यह भारत सरकार की प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है जिसने 2015 में योजना आयोग का स्थान लिया। इट हैज मैंडेट टू एलोकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू स्टेट बेस्ड ऑन फाइनेंशियल कमीशन रिकमेंडेशंस। इसका दायित्व राज्यों को वित्त आयोग सिफारिशों पर आधारित वित्तीय संसाधन आवंटित करना है। It fosters cooperative and complete competitive federalism through structured support initiative and policy inputs। यह संरचित संहिता पहलों और नीतिगत सुझावों के माध्यम से सहकारी एवं प्रतिस्पर्धक संवाद को बढ़ावा देता है। भैया देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे देश में कोई भी चीज सरकार के ऊपर इम्पोज नहीं की जा सकती है। मतलब आप रिकमेंडेशंस दे सकते हैं लेकिन सरकार के ऊपर बाध्यता नहीं होती है। तो पहला और तीसरा
स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है। 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गुप्ता पीरियड लिटरेचर आर करेक्ट? गुप्त काल के साहित्य के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? संस्कृत वॉज द प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। संस्कृत साहित्य की प्रमुख भाषा थी। कालिदास wrote इन प्राकृत। कालिदास ने प्राकृत में लेखन किया। फेमस वर्क्स इंक्लूड मेघदूत एंड अभिज्ञानम शकुंतलम। प्रसिद्ध कृतियों में मेघदूत अभिज्ञानम शकुंतलम शामिल है। भैया देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो हमारे कालिदास जी जो हैं वो चंद्रगुप्ता टू के दरबार में हुआ करते थे। आपको मालूम होना चाहिए अकबर का जो कंसेप्ट था ना ये नवरत्नों वाला, वो चोरी किया हुआ था। सबसे पहला ये कंसेप्ट जो है वो चंद्रगुप्ता टू के दरबार में आया था और वहां कालिदास प्रमुख थे। बेटा वो संस्कृत में लिखते थे, प्राकृत में नहीं। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो दूसरा तो हो ही नहीं सकता। राइट आंसर सी है। 1 and 3 इज द राइट आंसर। मेघदूत हो गया, अभिज्ञानम शकुंतलम हो गया, कुमार संभव हो गया, विक्रम उर्वशी हो गया, ये सब बहुत ही फेमस। जी हाँ। तो अपने मार्क्स कितने आए हैं वो जरूर बताइएगा, और डिजिटल वेंचर्स के साथ क्यों जुड़े हैं, क्योंकि यहां पर देर इज नो हैसल ऑफ लाइव क्लासेस। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर एज पर योर ओन कन्वीनियंस। ठीक है, जब मन चाहे तब पढ़िए, अपने हिसाब से पढ़िए, अपने कन्वीनियंस से पढ़िए। ठीक है, पर्सनलाइज लर्निंग आपको मिलती है। ठीक है, हाँ जी। तो सब स्टूडेंट्स बेटा सेम नहीं होते हैं, सब डिफरेंट होते हैं और सबके हिसाब से लर्निंग यहाँ पर होती है। हमारे टॉपर्स द्वारा लिखे हुए नोट्स मिलेंगे आपको, आपको शानदार टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्यूरेटेड कोर्सेज मिलेंगे। मेरा पॉलिटी का कोर्स लाइव हो चुका है, आप जाकर कैप्सूल कोर्स में उसे देख सकते हैं मात्र 299 में। प्लस हमारे यहाँ मेंटरशिप मिलती है मेरे और डॉक्टर अमित सिसोदिया दी द्वारा। अगर आपको मेंटरशिप करनी है तो आप मेंटरशिप का फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक। और भैया ये हमारा आपके लिए शानदार नंबर है 7800099699। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करें अगर आपको कोई भी दिक्कत है। डिजिटल वेंचर्स की ऐप को आज ही डाउनलोड करें। अभी हमारी ऐप जो है वो एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पे है, जल्दी ही हम एप्पल स्टोर पर भी इसे लाइव कर देंगे ताकि आप अपनी सुविधा अनुसार पढ़ाई कर सकें। आपके मार्क्स कितने आए हैं वो हमें जरूर बताइएगा। अगर 13 से 15 आए तो ठीक है, उससे कम आए हैं तो अभी आपको और पढ़ाई की आवश्यकता है। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू।